संकट खड़ा हुआ है, देश के लोकतंत्र को खत्म कर देने की पूरी कोशिश चल रही है। ये देश संविधान के आधार पर इसको चलना चाहिए और संविधान के आधार पर ही लोकतंत्र का निर्माण हुआ और ये संविधान, ये लोकतंत्र अगर इस देश में इसको खत्म कर दिया जाए, कमजोर कर दिया जाए, तब ये हिंदुस्तान भी चल नहीं सकता। और इसीलिए संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना और देश को बचाना, आज तीनों एक ही कार्यभार है हमारे सामने। हमने देखा किस तरह से इस पूरे पिछले 10 साल में देश को ठगा गया है। थोड़ा पॉज करेंगे, आ जाने दीजिए, एक वीडियो प्ले कर रहे हैं, फिर उसके बाद आपसे। ठीक है, चलो। लब चाहे आजाद नहीं, मांगा है हक कोई फरियाद नहीं। रोज पसीना बहाए अपमान सहे, गरीब का घर फिर भी आबाद नहीं। कहाँ है न्याय, कहाँ है न्याय? কামর সন্ধানত চিকিৎসে পৰিচাল প্ৰায় পৰা বঞ্চিত ভাৰত নিৰ্মাতা সকল প্ৰত্যেক হাত লাগিল চলা। बोली किसने डाले है गुरूर जैसा सच छुपाने वाले, अब तो लेके रहेंगे न्याय। Shotonoy, Aneihoy, Shotonoy, Aneihoy। हम पहुंचेंगे हर घर तक, न्याय का हक मिलने तक। हमें पहुंचेगा सब भर जाए, न्याय आ रहा मेरे जाए। इतने गरीबों का स्वाभिमान लुट गया, गरीबों से पूछो। कितने युवाओं का सपना टूटा, युवाओं से पूछो। कितना नारी सम्मान खाती तरसा दाढ़ी, नारी के मन से पूछो। हाथ से जुड़े हाथ सब देशवासी साथ, सबके हक के लिए न्याय की करेंगे बात। गरीब खेडूतो बाधा, मजुरों ने हक न बांधा, મળને જ્યારે લડીશું તો ન્યાય મેળવશું બધા। हमें पहुंचશું, जाऊ चला गल्ली ते दिल्ली, जाऊ चला न्यायाचा हक्क मिळवायला, न्यायाचा हक्क मिळवायला। चली 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 भारत जोड़ो न्याय यात्रा।
मैं दीपंकर भ्रष्टाचार्य को मैं विनती करूंगा कि आपका जो स्पीच रहा है थोड़ा सा कंटिन्यू करें। साथी अध्यक्ष जी और मंच पर उपस्थित राहुल जी और अन्य तमाम इंडिया गठबंधन के नेतागण, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और इस लंबी यात्रा समाप्त होने के मौके पर राहुल जी को बहुत बहुत बधाई। और इस पूरी यात्रा के जरिए पूरे देश में जो संदेश गया, हमें लगता है कि इस समय देश के लिए ज़रूरी संदेश था। नफरत के खिलाफ मोहब्बत की बात, अन्याय के खिलाफ न्याय की आवाज़, संविधान और लोकतंत्र पर हमले के खिलाफ देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए और आम लोगों के अधिकार, ये आवाज़ इस समय की सबसे ज़रूरी आवाज़ है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। आप लोगों से, खासकर महाराष्ट्र के साथियों से ये कहने के लिए मैं यहाँ आया हूँ कि इस समय पूरे देश की नज़र 2-3 प्रदेशों पर सबसे ज़्यादा टिकी हुई है। बिहार, जहां से विपक्षी एकता की मुहिम शुरू हुई थी, जहां इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हुई थी, आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसा खेल खेला है वहां, और नीतीश कुमार जी अब उस तरफ चले गए। लेकिन मैं आपको बताने के लिए यहाँ हूं कि इससे बिहार के अंदर जो विपक्षी एकता है और जो इंडिया का तेवर है, उस पर कोई असर नहीं पड़ा। और पिछले 3 मार्च को एक विशाल जन विश्वास रैली के जरिए पटना गांधी मैदान से हमने ये संदेश दे दिया। और आपसे ये कहने के लिए हम यहाँ हैं कि जिस तरह से महाराष्ट्र में खेल खेला गया, पुरानी पार्टियों को तोड़ दिया गया, एनसीपी को तोड़ा गया, शिवसेना को तोड़ा गया, लेकिन मैं कहने के लिए हूं कि इस समय पूरे देश, इस महाराष्ट्र के अंदर देश की उम्मीद है कि महाराष्ट्र की जनता भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे गुजरात लॉबी के इस खेल के खिलाफ बिल्कुल अपनी एकता का परिचय देगी। और इस समय फिर एक बार बिहार और महाराष्ट्र, ये 2 प्रदेश जहां दूसरे और तीसरे सबसे ज्यादा सीटें हैं, पश्चिम बंगाल दूसरे और तीसरे नंबर पर बिहार इस समय, तो इन तमाम स्टेटों में जबरदस्त विपक्षी एकता का माहौल है। जमीन पर लोगों की जबरदस्त एकता है। इस एकता को बुलंद रखिए और हर कीमत पर एक वोट से जो खेल खेला गया, इलेक्शन बॉन्ड के जरिए, इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्टोरल ट्रस्ट, इसके जरिए हम देख रहे हैं कि पूरे देश में पैसे का खेल, पूरे पैसा बोल रहा है। और इस पैसे के खिलाफ हमारे पास जनता की एकता है, हमारा खून पसीना है। तो पैसे के खिलाफ पसीना जीतेगा, ये इस बार के चुनाव के हमारे सामने चुनौती है। और वो किसानों का पसीना, जिन किसानों को रोकने के लिए दिल्ली में सरकार ने बैरिकेड खड़ा कर दिया, कील ठोक दी सड़क पर, किसानों की जान ले ली। अभी हमने देखा रामलीला मैदान में किसानों ने और ट्रेड यूनियनों ने मिलकर के अपनी आवाज बुलंद की। किसानों की एकता, मजदूरों की एकता, पूरे देश में दलित बहुजन समाज और आंदोलन की जबरदस्त एकता, देश की आधी आबादी, महिलाओं की, अभी 8 मार्च के दिन पूरे देश की महिलाओं ने अपनी आवाज बुलंद की, वो एकता, छात्र नौजवान, अभी जेएनयू जिस यूनिवर्सिटी को खत्म करने की कोशिश है, जिसके खिलाफ पूरे नफरत का प्रचार हो रहा है, 22 तारीख को मैं आपको बताऊं, भगत सिंह के शहादत दिवस के पूर्व संध्या पर 22 तारीख को जेएनयू में भी चुनाव होगा। और मुझे पूरा उम्मीद है फिर एक बार जेएनयू के नौजवान भी जेएनयू के अंदर जो खुदी खेल है, इस खेल का भी जवाब देंगे। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं हर संभव तरीके से, आंदोलन के माध्यम से भी और चुनाव के माध्यम से भी। ये वो समय आ गया जब एक वोट, उनके पास संविधान विरोधी इलेक्टोरल बॉन्ड था, हमारे पास जो ताकत है वो संविधान की ताकत। संविधान ने एक ही ताकत हमको दी है, एक वोट की ताकत। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, ये एक वोट है राजनीतिक बराबरी के लिए।
सामाजिक और आर्थिक जो गैर बराबरी देश में है, उस गैर बराबरी को मिटाने के लिए ये जो वोट की एक ताकत है, इस ताकत का ठीक से इस्तेमाल करना होगा। एक एक वोट के माध्यम से बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की रक्षा करना, इस देश की गंगा जमुनी तहजीब उसकी हिफाजत करना, इस देश में पिछले 75 साल से जो संघर्ष हमने किया है, एक आधुनिक लोकतांत्रिक हिंदुस्तान बने, एक धर्मनिरपेक्ष हिंदुस्तान बने, ये संविधान की भावना है, जिस भावना को तोड़ने के लिए नागरिकता संशोधन कानून के जरिए पूरे देश में गरीबों को नागरिकता से बेदखल करने की साजिश हो रही है। इस साजिश के खिलाफ हमारा एक एक वोट इस आवाज को बुलंद करे। इसी उम्मीद के साथ मैं खासकर महाराष्ट्र वासियों से, मुंबई के लोगों से, और मुंबई में रह रहे हैं, मुंबई सिर्फ नहीं है, पूरा हिंदुस्तान रहता है, बिहार, उत्तर प्रदेश से लेकर के दक्षिण से लेकर के पूरे देश के मजदूर रहते हैं। आपके माध्यम से पूरे देश के मजदूरों को, किसानों को, देश के आम आवाम को, इंसाफ पसंद, तरक्की पसंद लोगों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो गांधी मैदान से आवाज बुलंद हुई, जो रामलीला मैदान में पिछले दिनों ट्रेड यूनियन और किसानों की सम्मिलित आवाज बुलंद हुई, आज इस शिवाजी पार्क से जो आवाज बुलंद हो रही है, ये आवाज एक ही आवाज है, देश को बचाने की आवाज, संविधान की रक्षा करने की आवाज, लोकतंत्र की रक्षा करने की आवाज। और 2024 के चुनाव में ठीक जैसे 2004 के चुनाव में हिंदुस्तान ने उस इंडिया शाइनिंग का झूठा नारा, उसका भंडाफोड़ कर दिया था और वाजपेयी सरकार को जाना पड़ा था, 2024 के चुनाव में भी ये अमृतकाल के झूठे नारे, ये 2047 का जो सब्ज बाग दिखाया जा रहा है, इसके खिलाफ पिछले 10 साल का हिसाब, जुमला नहीं, जवाब दो, हिसाब दो, देश हिसाब लेगा। इसी के साथ आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, जिसे आपका जो जोश खरोश मैं देख रहा हूं, आपकी जो एकता है, मैं सलाम करता हूं। पूरे देश के कम्युनिस्ट आंदोलन, पूरे देश के सामाजिक न्याय का आंदोलन, समाजवादी आंदोलन, पूरे देश के कांग्रेस की परंपरा, आज ये समय है जब तमाम विचारधारा के लोगों को, जो आजादी के आंदोलन से जुड़े विचारधारा के लोग हैं, हम सबको मिलकर के आजादी के दुश्मनों के खिलाफ और देश के दुश्मनों के खिलाफ मिलकर के लड़ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम, लाल सलाम। धन्यवाद आपका। मैं अब अगली कड़ी में हमारे तमिलनाडु के लोकप्रिय मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन जी को मैं आमंत्रित करता हूं और सबसे पहले वो हमारे लोकप्रिय नेता और जननेता राहुल गांधी जी का स्वागत करेंगे, ऐसे मैं विनती करता हूं। Respected Congress President Mallikarjuna Kharge, future hope of India, my dear brother Rahul Gandhi, Honorable Chief Ministers of various states, leaders of India bloc, eminent leaders of the Congress party, cheerful brothers and sisters in the stadium. Vanakkam. I have come here to convey my wishes to my dear brother Rahul Gandhi. I stand here with the immense pride of starting of the Bharat Jodo Yatra from Kanyakumari. Your journey has reached Mumbai today. This will reach Delhi soon. India Alliance will from the government. Wherever Rahul goes, it looks like a huge festival.
Such is the welcome and love given by people to him. He faced many problems from BJP government during this journey. They cited so many silly reasons to deny him permission. Despite all, Rahul continued his work boldly. The mass gatherings for Rahul made BJP go sleepless. They removed him as MP, but the fought and won in the Supreme Court. He roared again in Parliament. This is not a journey of one man called Rahul Gandhi, nor of Congress party. This is for India. That's why this is Bharat Jodo Yatra. What India needs now is unity. The BJP that divides people will be thrown out soon. PM Modi did only 2 things in last 10 years. One is foreign trips. Another is fake propaganda. We must stop this now. This is our agenda. From the day we formed India Alliance, BJP stopped using the very term India. Such is their fear. That is why PM Modi stooped down to defame our alliance. He calls India Alliance corrupt. But electoral bond scam proved BJP is corrupt. Who collected 8,000 crore rupees in the name of electoral bonds? It is a white-collar corruption of BJP. Can such PM talk about corruption? Modi accuses us to divert people from his failures and scams. We have entered politics to work for people, not for entertainment. Brother Rahul Gandhi has visited states all over India to understand the heart of our India. It is a journey to restore India that is destroyed by BJP. Election dates have been announced. Now, our only goal is to defeat BJP. There is no bigger threat than the BJP to India. We all should dedicate ourselves to save India. The real victory of Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatra lies in defeating BJP. The journey that started from Kanyakumari should end in capturing Delhi and forming truly federal, secular, and inclusive government. I call you all to save India. My India arise. Vanakkam. बहुत बहुत आपको धन्यवाद। हमारे जम्मू कश्मीर के एक्स मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला जी वो
आपको मार्गदर्शन करेंगे। भारतवासियों, मैं इस सरजमीन को सलाम करता हूं। ये वो सरजमीन है जिसने आजादी के वो बुलंद नेता पैदा किए जिन्होंने अंग्रेजों को यहां से भगाया। आज दूसरी मुबारक आपको यह करता हूं कि राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा यहां पे जो इन्होंने ईस्ट से शुरू की थी, आज बंबई में समाप्त हुई। इन्होंने, जैसे स्टालिन साहब ने कहा, कन्याकुमारी से शुरू की थी और कश्मीर आए थे। कश्मीर में बर्फ पड़ रही थी, कई लोगों ने जो इनके साथ थे उन्हें बर्फ देखी नहीं थी। ये है हमारा भारत, कश्मीर से कन्याकुमारी और मणिपुर से मुंबई, ये भारत है। याद रखिएगा कि आप वोट जो आपके पास है, वो वोट उनका है, उनका खून लगा है उन्हें जिन्होंने इस भारत को आजाद किया। कभी भूलिए नहीं, वो सो गए मगर एक काम आपके लिए छोड़ गए कि इस भारत को बचाना है, इस भारत को सबके लिए रखना है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जो भी है वो भारतीय है, भारतीय है, भारतीय है। इससे बड़ी बात यह है, उस वोट का आपको बचाना है। ये मशीन जो है ये चोर है। मेहरबानी करके उस मशीन को देखिएगा। जब आप अपना बटन दबाएं, जो कागज वहां से लिखेगा वो देखिए कि आपका वोट उसमें है या दूसरा वोट गया है। हमने बहुत शोर किया, कहा वापस कागज का लाओ, इस मशीन को हटाओ। मुझे उम्मीद है जब इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट आएगी उसमें यह मशीन खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात होगी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आजाद हो जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा। उसमें वो लोग होंगे जो भारत से प्यार करते होंगे और इस मिट्टी को प्यार करते होंगे। बहुत चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का हम सब ने मुकाबला करना है। जितने भी लीडर यहां बैठे हुए हैं, हमने इकट्ठे इस किश्ती को चलाना है और इस किश्ती को डुबाने के लिए बहुत लोग खड़े हैं, उनका ख्याल रखिएगा। मगर अगर इंडिया मजबूत रहा और हम लोग सिर्फ ये सोच के निकलें कि हमने भारत को बचाना है, यहां के आईन को बचाना है, यहां के इंसान को बचाना है, तब सब कुछ ठीक होगा। आज फिर से मैं मुबारक करता हूं राहुल को और उसकी उस सारी टीम को जिन्होंने भारत को आज देखा है। दिल्ली में बैठ के भारत नहीं दिखता, भारत गांव में जाके दिखता है, जैसे इन्होंने देखा। इन्होंने उनसे गले लगाया जिनसे कभी किसी ने गले नहीं लगाया होगा। समझ लगे उनके पास है क्या, कहां पहुंचे हैं। भाई लोगों, आज मैं पूछता हूं आपसे, वो जो तेल है, डीजल हो या पेट्रोल हो, उसकी कीमत कितनी है? आज जरूर ने 2 रुपए कम किए हैं क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। गैस का सिलेंडर कितना महंगा है? आज 400 रुपए कम किए हैं, इलेक्शन आने वाला। जो इलेक्शन अगर ये आ गए तो खुदा ही जाने ये सिलेंडर कहां पहुंचेगा।
आपके खाने की तेल की कीमत पूछिए अपनी मां से, बहन से, बीवी से। उसे पूछिए कि सब्जी की कीमत क्या है। कहां पहुंच गए हम? जो चिल्लाते थे कि हम यहां गरीबी दूर करेंगे, क्या आज गरीबी दूर हो गई कि 80 करोड़ हमारे लोगों को अनाज मुफ्त देना पड़ता है? तो गरीबी कहां गई? बेकार हमारे जवान हैं, लड़कियां और लड़के पढ़े लिखे, कोई उनकी तरफ सुनवाई नहीं है। कब तक ये चलेगा? कब तक हम इस मुसीबत को देखते रहेंगे और चुप रहेंगे? आज वक्त आ गया है कि हम इकट्ठे होके संविधान को बचाएं और इस भारत की जो परंपरा है उसको बचाएं। ये आप तक है। मैं यही ऊपर वाले से मांगता हूं कि आपको हिम्मत दे कि आप अपने आप को और सबको निकालें और वोट डालें। अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो फिर आप कुछ नहीं कह सकते, मगर वोट डालिए, आपके हक में नतीजा होगा। यही कहकर मैं फिर से महाराष्ट्र कांग्रेस को मुबारक करता हूं जिन्होंने ये सम्मेलन आज यहां पे इंतजाम किया, और राहुल को मुबारक करता हूं कि इसने ये कदम उठाया और सारे भारत को देखा। मैं उम्मीद करूंगा कि आगे ये याद रखेंगे कि भारत को उठाना है तो अपने आप को कुर्बान करना है। ये याद रखिएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। मैं अभी आगे की कड़ी में हम आप पार्टी के नेता जो दिल्ली के जो सरकार है उसमें मंत्री है सौरभ भारद्वाज, उनको मैं आमंत्रित करता हूं, वो आके आपका मार्गदर्शन करें। हेलो। मंच पे कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, देश के अलग अलग प्रदेशों से आए हुए सम्मानित मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यों के मंत्रीगण, अलग अलग पार्टियों से आए हुए उनके राष्ट्रीय और राज्य के नेता, और मेरे आगे बैठे मुंबई और महाराष्ट्र के बहादुर दोस्तों, मैं सोच रहा था कि जब इंडिया गठबंधन की बात होनी शुरू हुई तो हमारे मीडिया के लोग कहते थे कि ये लोग एक साथ नहीं आएंगे, बातचीत होती रहेगी मगर ये लोग एक साथ आ नहीं पाएंगे। आप लोग देख लीजिए और मीडिया के जो साथी कैमरा लेके बैठे हैं वो भी देख लें, सारे साथ हैं। चुनाव अनाउंस हो गया, सब साथ हैं। अब सोचें कि इन सब लोगों में क्या वो बात है कि ये साथ हैं और आज इस मंच पे हैं। एक ही बात है, ये जेल जाने से डरते नहीं हैं, ये जेल जाने के लिए तैयार हैं। और ये जो सामने लोग खड़े हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, जीतने के लिए लड़ना पड़ेगा। लड़ने के लिए तैयार हैं? हमारे कहते हैं लड़ेंगे तो जीतेंगे। तो मैं बोलूंगा लड़ेंगे, आप बोलोगे जीतेंगे। लड़ेंगे, लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, लड़ेंगे। लड़ना जरूरी है क्योंकि अब लड़े बिना काम नहीं होगा। फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा, जैसे राजा की जान तोते में थी, वैसे हमारे राजा की जान ईवीएम में है।
तो ईवीएम को हराने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ईवीएम का खेल होता है 5% का, 10% का, इसको सेट किया जाता है कि 10% वोट बढ़ा देगी ईवीएम, 7% वोट बढ़ा देगी ईवीएम। तो मान लो 10% वोट बढ़ा देगी ईवीएम, तो इस बार 20% लोगों को निकल के वोट डालना पड़ेगा, तो ईवीएम हारेगी। बाद में ईवीएम को खत्म भी करेंगे, मगर इस बार ईवीएम को हराने के लिए लोगों को घर से निकलना पड़ेगा। और अगर 10% पे मशीन सेट है तो 20% फालतू लोगों को निकल के वोट डालना पड़ेगा। डालेंगे वोट? डालेंगे? लड़ना जरूरी है, लड़े बिना काम नहीं चलेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल दी है, मगर मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ राजनीतिक लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, जनता तक बात नहीं पहुंच रही है। जनता तक बात कैसे पहुंचेगी मैं आपको बताऊंगा। अब मेरे बाद जब बड़े बड़े नेता यहां पे आए तो आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा, सबको अपना फोन, उसमें फेसबुक को खोलना पड़ेगा, फेसबुक को लाइव पे चलाना पड़ेगा और सबको फेसबुक लाइव करना पड़ेगा, तो घर 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 बात पहुंचेगी, वरना नहीं पहुंचेगी। यह बहुत जरूरी है। मैं अपने घर का आपको उदाहरण देता हूं। मेरे पिताजी हैं, 70 वर्ष से ज्यादा के हैं, मोदी की पॉलिसी से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। 1 मिनट में मैं बात अपनी खत्म करूंगा। मगर पूरे दिन टीवी इतना दिखाता है, इतना दिखाता है, इतना दिखाता है कि कोरोना के अंदर मेरे पिताजी भी दिया जला रहे थे कि भाई पता नहीं दिया जलाने से ही कोरोना हट जाएगा, क्योंकि पूरे दिन टीवी दिखाता है। तो अभी पिछले कुछ दिनों उनको उनके किसी मित्र ने YouTube देखना सिखा दिया, और अब मैं जब घर जाता हूं वो YouTube पे किसी का वीडियो देख रहे होते हैं। कभी अभिसार को देख रहे होते हैं, कभी अजीत अंजुम को देख रहे होते हैं, कभी साक्षी जोशी को देख रहे होते हैं, कभी किसी और रवीश कुमार को देख रहे होते हैं। तो हम लोगों को, अपने घर के लोगों को YouTube वीडियो देखना सिखाना पड़ेगा, तभी इंडिया जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं अभी अगली कड़ी में तिरुमल जी वीसी की पार्टी तमिलनाडु से मैं उनको आमंत्रित करता हूं। थोड़ा एक ग्रुप फोटो सभी इंडिया अलायंस के नेतागण से मैं विनती करता हूं कि ये ग्रुप फोटो छत्रपति शिवाजी महाराज की, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की, महात्मा ज्योतिबा फुले की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। आप भी पकड़िए। आपला कुठं पडते आपलं दिसत अपना क्या है, हम दिखे हो गया बस। चलो चलो पहुंचे क्या? कहाँ गए हो? Respected leaders on the dais, dear brothers and sisters, I'm very happy to have this opportunity to appreciate and congratulate our leader, young and energetic leader, the only hope of our nation, Sri Rahul Ji, who has completed his second phase of Yatra, Bharat Jodo Nyaya Yatra. He has completed his historic Yatra in this land of Dr. Baba Saheb Ambedkar and Mahatma Jyotiba Phule. This is land of equality. This is land of social justice. Our Rahul Ji started his
yatra from south to north and east to west. He met lakhs together, people of India. For what? To protect our nation, to protect our constitution from the fascist forces, Sangh Parivar forces. He has no any personal agenda. He has sacrificed his life, dedicated his life completely to protect our people of India. We are going to face parliament elections within couple of weeks. Actually, this is not as usual election. This is a big war, ideological war in between democratic forces and fascist forces. We are here, democratic forces, under the leadership of our leader, Rahul Ji. We have to protect our constitution, which is made by Dr. Baba Sahib Ambedkar. Our Supreme Court, 50 years ago, a constitutional bench of 13 judges upheld the concept of the basic structure of the Constitution. What are the basic structure of the Constitution? Supremacy of the Constitution, republican democratic form of government, secular nature of the Constitution, separation of powers between legislature, executive and judiciary. Finally, federal nature of this Constitution. This basic structure is facing threat from the fascist forces. So that we are here, 28 parties in the India bloc. We are here to give our hands to our Rahul Ji, to protect our nation, to protect our constitution. The people of India are ready to defeat BJP from the regime. This is the high time to defeat BJP and Sangh Parivars, to protect our nation. The ruling BJP today is endeavoring to undermine the basic structure of the Constitution. CAA currently in force, One Nation, One Election initiative. All these actions undermine the fundamental principles of the Constitution. The primary objective of today's rulers seems to be dismantle the Constitution. So that, therefore, to shield India from these divisive forces, it is imperative to protect the Constitution. We bear the significant historical responsibility to preserve India's parliamentary democracy, which faces grave threats today. The India Alliance will fulfill this historic duty to safeguard India and its Constitution. We are with you, Rahul Ji. You proceed ahead. We are all with you to protect our nation, our Constitution. Thank you very much. मैं अगली कड़ी में हमारे मित्र और बिहार के एक्स डिप्टी सीएम आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव जी को मैं आमंत्रित करता हूं। अच्छा, आज के इस सभा में उपस्थित आदरणीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, शरद पवार साहब जी, उद्धव ठाकरे साहब जी, प्रियंका गांधी जी, फारूक अब्दुल्ला जी, माननीय अंबेडकर साहब जी, महागठबंधन के इंडिया अलायंस के सभी नेतागण, सभी कार्यकर्तागण, सभी पदाधिकारीगण,
मुंबई और महाराष्ट्र से आए हुए सभी हमारे बुजुर्ग अभिभावकों का पैर छू करके प्रणाम करते हैं। माताएं बहनों को नमस्कार करते हैं और अपने नौजवान युवा साथियों को यहीं से गले लगा करके का काम करते हैं। देखिए, आज मुंबई में अंतिम दिन भारत जोड़ो यात्रा का रहा है और सबसे पहले हम राहुल गांधी जी को दिल से धन्यवाद देते हैं कि पूरे देश में इन्होंने यात्रा किया, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी हो या पश्चिमी राज्यों से लेकर के हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट से लेकर के हर जगह राहुल जी ने यात्रा की है और एक पैगाम, एक संदेश देने का काम किया है जो कि आज के दौर में बहुत ही जरूरी है, प्रासंगिक है। आज एक तरफ जहां नफरत फैलाया जा रहा है, जहां टकरार की बात की जा रही है, जहां प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जहां देश के संवैधानिक संस्थानों को हाईजैक किया जा रहा है, अस्थाई सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को, लोकतंत्र में मतदान जो आप लोगों ने किया वैसी सरकारों को खरीदा जा रहा है, ईडी सीबीआई के जरिए डरा करके तोड़ा जा रहा है, गिराया जा रहा है। जहां सच नहीं केवल झूठ का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, संविधान लोकतंत्र पे खतरा है, वहां आदरणीय राहुल गांधी जी ने सभी लोगों को जोड़ने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, अमन चैन भाईचारा कायम करने के लिए, नफरत को हराने के लिए इन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा किया है, इसके लिए हम दिल से धन्यवाद इनको देना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को देना चाहते हैं। और यहां बैठे हुए सभी महागठबंधन और इंडिया अलायंस के जो भी हमारे नेता हैं, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि इस दौर में जहां पूरी ताकतें लगाई गई हों, डराया जा रहा हो, लोगों को लालच दिया जा रहा हो, लेकिन हम सब लोग मिलकर के इस देश के संविधान और लोकतंत्र, भाईचारा और जो इस देश की खूबसूरती, डाइवर्सिटी है, उसको बचाने के लिए एकजुट हुए हैं। कोई मोदी जी को हराने के लिए नहीं, उस सोच को हराने के लिए जो देश को बांटना चाहती है, उसके लिए हम लोग एक हुए हैं। हमारी लड़ाई व्यक्तिगत मोदी जी से, अमित शाह जी से नहीं है। हम लोग तो हमेशा से उन विचारधारा के लोगों से लड़ाई लड़ने का काम किए हैं जिन्होंने हमेशा से, जिनका आजादी में कोई योगदान ना रहा हो, जो तिरंगा ना फहराए हो अपने दफ्तर पे, और आज कहते हैं वो देश के सबसे बड़े देशभक्त हैं। अरे, मेरा मानना है कि देश में सबसे बड़ा अगर अपना दुश्मन है तो बेरोजगारी है, महंगाई है, आज गरीबी है, वो सबसे बड़ा दुश्मन है। आज मुद्दे की बात नहीं होती। मोदी जी समुद्र के अंदर चले जाएंगे, कारपेट बिछा करके बैठ जाएंगे, उसकी चर्चा होती है। लेकिन किसान भाइयों का आय दुगुना का वादा किया था। जब हम लोग सवाल पूछते हैं, राहुल जी सवाल पूछते हैं, क्या हुआ 2 करोड़ रोजगार का, क्या हुआ 15-15 लाख का, तब ये गोदी मीडिया और भाजपा के कुछ लोग एनर्जी ड्रिंक पी करके हम लोगों को गाली देने का काम करते हैं। और पटना की जो रैली हुई, 10 लाख से भी ज्यादा लोग आए पटना में, जन विश्वास रैली हम लोगों ने किया।
और आज का जो जन सैलाब देकर के फिर से मीडिया के लोग और भाजपा के लोग एनर्जी ड्रिंक पीना पड़ेगा। अरे डरने वाले लोग नहीं है यहाँ, हम लोग लड़ने वाले हैं, अपने लिए नहीं आपके लिए लड़ने आए हैं, आपकी लड़ाई लड़नी है। इसलिए हम ये पैगाम लेकर के आए हैं लालू जी का। डॉक्टर के सलाह पे ज्यादा घूमने से मना किया गया है, लेकिन लालू जी अभी भी तैयार हैं मोदी जी का दवाई करने के लिए। उनको कितना भी सताया जाए, डराया जाए, उनका बाल पक गया इनसे लड़ते लड़ते, लेकिन वो डरे नहीं, झुके नहीं। आज महाराष्ट्र में, खास तौर पे बंबई में राहुल जी ने निमंत्रण दिया और हम लोग यहाँ आए हैं। और यहाँ बिहार के लोग भी काफी बड़ी तादाद में बसते हैं। हम रउआ लोग इनके भी कहते नहीं, बच के रहिए भाजपा के लोग से। ये लोग गोबर को भी हलवा दे करके परोस देता है, इतना झूठ बोलते हैं। हम तो पहले भी कई बार कहे, मोदी जी प्रधानमंत्री है ठीक है, लेकिन साथ ही साथ वो झूठ बोलने के फैक्ट्री भी है। मोदी जी झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर भी है, होलसेलर भी है और डिस्ट्रीब्यूटर भी है। ये उनका काम है। हम लोग सच्चे लोग हैं और सच्चे लोगों को कितना भी डराओगे, डरते नहीं, सांच को आज क्या। इसलिए हम लोग लड़ेंगे। इनके गीदड़ भपकी से हम लोग डरने वाले हैं। आप बताओ, आप लोग डरोगे? लड़ाई लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? साथ दीजिएगा ना सबका। हम तो कहना चाहते, राहुल गांधी जी जो यात्रा किए, ये हो सकता है पहला चरण हो, लेकिन यात्रा तो हमेशा हम लोगों को करना पड़ेगा। चाहे सत्ता में आए या ना आए, हमको जनता के बीच उनके सुख का दुख दर्द का भागीदार बनना पड़ेगा। हमेशा जनता के बीच रहना होगा, क्योंकि इन लोगों ने इतना नफरत फैलाया, इतना नफरत फैलाया है, आपस में इतना भेदभाव करा दिया है कि आज सोचना पड़ेगा कि इस भेदभाव और नफरत को मिटाने में कितने साल लगेंगे। इसके लिए हमको हमेशा सब लोगों के बीच, जनता के बीच रहना होगा। और जो प्यार का, और जो आप कहते हैं जो दुकान खोला है, मोहब्बत की दुकान, इसको बंद मत कीजिएगा कभी। हमेशा आगे झंडा बुलंद करने का काम कीजिएगा। आज यहाँ शरद पवार जी भी हैं, उद्धव जी भी हैं। आपको पता है ऑपरेशन लोटस हो रहा था, यहाँ विधायकों को खरीदा जा रहा था, डराया जा रहा था। या एक बात बता देते हैं, आज महाराष्ट्र सरकार में जितने लोग बैठे हैं, कोई लीडर नहीं है, सब डीलर है। शरद जी के नाम पे, एनसीपी के नाम पे वोट लेंगे, भाजपा से डीलिंग कर लेंगे। राहुल गांधी जी के नाम पे वोट लेंगे, भाजपा से डीलिंग कर लेंगे। शिवसेना उद्धव जी के नाम पे वोट लेंगे, भाजपा से डीलिंग कर लेंगे। ये लोग केवल डीलिंग करते हैं, इसलिए वहां कोई भी लीडर नहीं, सब डीलर बैठा हुआ है। और जो डरे डरे लोग गए, अच्छा हुआ चले गए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमको कितना भी मिटाने का कोशिश करोगे, फिर से हम कारवा बनाने का हौसला रखते हैं। इसलिए हम सब लोग यही आए, क्योंकि जनता, आप सब लोग हमारे मालिक हैं और आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहना चाहिए। अरे महाराष्ट्र में तो कम से कम विधायकों को ले गए, बिहार में तो हमारे चाचा को ही हाईजैक कर लिया। बड़ा सुनते हैं, मोदी जी बार बार कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी जो है सबसे मजबूत वाली गारंटी है। हम मोदी जी को चैलेंज करते रहे, मोदी जी सबसे पहले, बाद में जो गारंटी देना, लेकिन अगर मेरा चाचा का गारंटी देकर दिखा दो पहले कि वो फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे। तो हम लोग, चलो बिहार में चाचा जी गए तो गए,
हमारी शुभकामनाएं, बड़े हैं, अभिभावक हैं, लेकिन वहां जो आवाम का ताकत मिल रहा है, राहुल जी आए थे, सब लोग आए थे, जो प्यार मिल रहा है वो हम इतना आप लोगों को कह सकते हैं कि बिहार में भाजपा जो भी सोचती हो, सर्वे वाले कुछ भी दिखाते हो, गोदी मीडिया के लोग, लेकिन बिहार में इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट हम ला करके देने का काम करेंगे। और आप लोगों को भी कहेंगे कि एकजुट हो जाइए, एकजुट होकर के लड़ाई लड़िए। ये मोदी जी क्या बोलते हैं, 2 करोड़, हम मोदी जी को चैलेंज करके बोलते हैं, 17 महीने केवल डिप्टी सीएम हम बिहार के रहे, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। मोदी जी अपने 10 साल में भी 5 लाख क्या कितना नौकरी दिए ये बता नहीं सकते। चैलेंज देते हैं, कितना सरकारी नौकरी दिया। सबसे ज्यादा बहाली रेलवे का आता था, सब चीज प्राइवेटाइज कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। आर्मी में आता था, उसको जो है क्या किया आप सब लोग जानते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे सारा चीज कर दिया गया। तो इसलिए आप सब लोगों का प्यार मिलता रहे। ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। सभी गणमान्य व्यक्तियों को, हमारे अभिभावक नेताओं को आप लोगों को संदेश देना है, वो अपनी बात को आप लोगों के समक्ष रखेंगे। लेकिन आप सब लोग एक नारा लगाइएगा, हम बोलेंगे भाजपा भगाओ, आप सब बोलना देश बचाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद तेजस्वी जी। अब अगली कड़ी में वंचित बहुजन पार्टी के नेता प्रकाश आंबेडकर जी, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। मुझे सिर्फ 5 मिनट का वक्त दिया गया है। राहुल गांधी जी, कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला जी, मंच पर बैठे शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी, सभी नेतागण, दोस्तों और भाइयों, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हम लोगों को लड़ना चाहिए, साथ लड़े, अकेला लड़े, लेकिन लड़ना चाहिए। देश भर की परिस्थिति की बयान मैं कर रहा हूँ। मैं इसलिए देश भर की बयान कर रहा हूँ कि बंगाल में अलग सी परिस्थिति बन चुकी है। महाराष्ट्र में कोशिश की जा रही है कि हम सब जन इकट्ठा लड़े, लेकिन 2 चीज़ें जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है, मैं यहाँ पर मानता हूँ। इलेक्टोरल बॉन्ड आ चुका है और हर चैनल पर अमित शाह का बयान आ रहा है कि हमने जो है इलेक्शन के माध्यम से जो काला धन था उसको भगा दिया है। लेकिन मैं मोदी जी से और अमित शाह से पूछना चाहता हूं, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस कंपनी है कि जिसकी 2021-2022 की जो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट 215 करोड़ का है और उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है वे 1360 करोड़ का खरीद लिया है। जब कंपनी का प्रॉफिट ही 200 करोड़ है तो 1300 के बॉन्ड वहाँ कहाँ से खरीद लिए? इसका विवरण तो होना चाहिए। मैं ऐसे कई कंपनियों का नाम दे सकता हूँ। क्या हम लोग इनको टारगेट करेंगे या नहीं करेंगे? मोदी से ये सवाल पूछेंगे या नहीं पूछेंगे?
और हम लोग जरूर पूछना चाहेंगे कि आप कह रहे हो, अमित शाह से हम कह रहे हैं कि आप टीवी पर जवाब देते हो, तो इसका जवाब दीजिए कि इस कंपनी के पास 1300 करोड़ रुपए कहां से आए, इसका जवाब होना चाहिए। आप इन पर ईडी की इंक्वायरी करवा रहे थे, लेकिन ईडी की इंक्वायरी अब रुक चुकी है, ऐसी एक परिस्थिति है। मैं समझता हूं कि एक मामला है कि जिसको हमने उठाना चाहिए। दूसरा, प्रियंका गांधी जी से मेरी नम्र विनती है कि मोदी जी कहते हैं कि ये देश मेरा परिवार है। ये बात सही है कि ये देश उनका परिवार है, लेकिन उनका जो असली परिवार है, उनमें से एक महिला उनके साथ में नहीं रहती है। हो सकता है कि अगले साल के इलेक्शन में जो हो रहा है, मोदी जी दोबारा प्राइम मिनिस्टर ना बने। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से भी मेरी दरखास्त है कि हम लोग इस मुद्दे को उठाए और हिंदू समाज के अंदर फैमिली का जो रिश्ता होता है, वो सबसे गहरा रिश्ता होता है। मोदी जी उस रिश्ते को निभाए, उस रिश्ते को निभाए और अपनी पत्नी को अपने साथ में लेकर रहे। 2-4 दिन बाकी है, उसके लिए हम लोग को लड़ना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि खड़गे जी जब बात करेंगे, इस पर जरूर अपनी टिप्पणी यहां पर करेंगे, क्योंकि वह हिंदू संस्कृति की बात करते हैं, हिंदू रिवाज की बात करते हैं, और वही रिवाज और वही उसको मानने के लिए तैयार नहीं। पर्सनल मामला है, मैं जानता हूं, लेकिन कल्चरल की चर्चा जो है, यह आरएसएस ने शुरुआत की, कल्चरल नेशनलिज्म की गई, कल्चरल हिंदुइज्म की गई। अब वो अगर अदा नहीं कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि हम लोगों की जिम्मेदारी होती है कि उनको उनकी बात समझाए और उसको अदा करने के लिए वो अपना अधिकार के लिए वो लड़े और हम लोग उनको सिखाए। ऐसी एक परिस्थिति है। दोस्तों, 5 मिनट का वक्त होते आ रहा है। मैं और एक बात यहां पर कहूंगा, राहुल गांधी जी से मेरा दरखास्त है यहां पर, वो ये है कि ईवीएम जो है 2004 से मैं उससे लड़ रहा हूं। आज भी बंबई हाई कोर्ट में उसके लिए मैं लड़ रहा हूं। पिछले 6 महीने से जब ईवीएम इंक्वायरी की बात आई तो इलेक्शन कमीशन उसको टाल रहा है। उसकी जो मशीन आती है वो अमेरिका से आती है, लेकिन वहां के जो चिप उसमें 2 है, स्टोरेज चिप जो है, वो यहां 20-20, 25-25 रुपए में मिलते हैं कि जिसको मैनिपुलेट होता है। राहुल गांधी से मेरी दरखास्त है कि पार्लियामेंट भी किस पे विश्वास करे, पेपर ट्रेल पे विश्वास करे और ईवीएम पे विश्वास करे। तो पार्लियामेंट ने कानून से कहा है कि अगर डिफरेंस आया, ईवीएम के काउंटिंग में डिफरेंस आया और पेपर ट्रेल की काउंटिंग में डिफरेंस आया, तो मानना है कि पेपर ट्रेल का जो वोट है वही आपको मानना है, ईवीएम को बगल में रखना है। क्या हम लोग इस इलेक्शन के पहले, इलेक्शन शुरुआत होने के पहले इलेक्शन कमीशन को घेराव डाले, सब पार्टियां उससे मिले कि अगर कोई कैंडिडेट अर्ज करता है, एप्लीकेशन करता है कि वेरीफाइड पेपर ट्रेल जो है वो काउंटिंग होना चाहिए, उसका एप्लीकेशन मंजूर होना चाहिए। क्या हम लोग इसके लिए लड़ने के लिए तैयार है? दिल्ली में हम लोग को यहां पे जाना होगा। मैं राहुल गांधी से विनती करता हूं कि वो अगर डेट ऐलान करेंगे तो शायद हम लोग उसमें शामिल होंगे, बड़ी संख्या में शामिल होंगे, ये मैं आशावाद यहां पर करता हूं। रही बात लोग साफ सुथरी कैरेक्टर के लोग चाहते हैं। ये जो फैमिलीवाद है, दूसरे चीजें जो है,
लोग उससे ऊब गए हैं, हम लोग उससे बाहर निकले। और मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि हम लोग अपना इस्तेमाल एटलीस्ट महाराष्ट्र के लिए परिवारवाद के लिए खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। हम आपके साथ हैं, आम आदमी हो, डेमोक्रेसी सोशलाइजेशन हो, कैंडिडेचर का सोशलाइजेशन हो, ना ये हो किसी एक परिवार से, किसी एक कास्ट से ज्यादा लोकसभा के उम्मीदवार हो और हम उनके पीछे सिर्फ वोट बैंक बने। हम लोग वो बनने के लिए तैयार नहीं है। मैं इन्हीं बातों के साथ आपसे रजा लेता हूं कि 5 मिनट का वक्त खत्म हो चुका है। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद प्रकाश जी। अब मैं अगली कड़ी में सादिक अली थंगल जी केरला से मैं उनको आमंत्रित करता हूं। Assalamu alaikum. Namaskar. Respected Rahul ji, Kharke ji, Priyanka ji, Honorable Chief Ministers, former Chief Ministers, esteemed leaders, and my dear brothers and sisters. As we gather here today, we mark the technical end of the Bharat Jodo Yatra, but let us be clear, this journey for justice, for unity, for the soul of our nation does not conclude here. It persists in our hearts, in our actions, and in our unwavering commitment to a greater cause. For we are humanitarians, and our duty transcends the confines of time or formalities. Our beloved leader, Rahul Gandhi ji, has traveled the length and breadth of our nation, uniting its diverse population and understanding their issues and problems. This leader has devoted his time to the common people of India, and they find solace in him. His mission is not just important, it is essential in the face of the divisive forces that seek to sow seeds of hatred among the population. We must remember that the government itself paves the way for enmity between communities by enacting unconstitutional laws like the Citizenship Amendment Act of 2019, along with the NRC and NPR. But let us be reminded that the spirit of unity has always been the cornerstones of our nationhood. Our former leaders, icons of courage and wisdom, stood tall, shoulder to shoulder, in their commitment to preserving the unity and integrity of our motherland. We stand united in Shivaji Park today as well, just as they did. The heart of Mother India beats for the regaining of the nation's freedom and pride. The upcoming elections serve as a clarion call. We have much more to do to ensure that fascism steps down from its throne. Let us vote not just for a party, but for the principles that define our democracy, for justice, for equality, for unity. Let us march forward with unwavering resolve and unyielding determination. For it is through our collective efforts, through our solidarity and perseverance that we shall pave the way for a brighter, more inclusive India. Thank you. Jai Hind. थैंक यू। मैं अगली कड़ी में पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती जी से मैं विनती करता हूं कि वो अपना मार्गदर्शन करें। कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट खरगे साहब, राहुल गांधी जी और जितने भी यहाँ स्टेज पे बैठे नेता लीडर्स और यहाँ महाराष्ट्र मुंबई से आए हुए जितने भी भाई बहन बुजुर्ग बच्चियाँ सबको मेरा आदाब, मेरा सलाम। आज मैं राहुल जी को उनकी यात्रा पूरी करने के लिए मुबारकबाद देना चाहती हूँ और साथ में कहना चाहती हूँ
राहुल जी, इस मुल्क ने, हिंदुस्तान ने गांधी जिसका नाम है उससे बड़े बड़े इम्तिहान लिए, बड़ी बड़ी कुर्बानियां ली हैं। चाहे वो महात्मा गांधी जी हो, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ने के बाद इस मुल्क की आत्मा को बचाने के लिए अपनी जान दी, चाहे आपकी दादी इंदिरा जी हो, जिसने इस मुल्क के लिए आखिरी कतरा खून का दिया, चाहे आपके पिताजी राजीव गांधी जी हो, जिन्होंने इस मुल्क को अपने खून से सींचा। इसलिए आपके ऊपर ये जो भार है, ये जो जिम्मेदारी है, ये इसलिए आई है कि आपके नाम के पीछे गांधी नाम है, जिससे बीजेपी के लोग बहुत डरते हैं और आगे भी डरेंगे। आज मैं देख रही हूं यहां हम अलग अलग सोच, अलग अलग विचार के लोग जमा हो गए हैं। यही हिंदुस्तान है, यही भारत है, जहां अलग अलग सोच होती है। यही हमारे संविधान ने हमें इख्तियार दिया है, अधिकार दिया है कि हम सबको मिलजुल के रहने का। मगर आज मैं आपको एक संदेश देना चाहती हूं। इलेक्शन आने वाले हैं। संविधान का सबसे ताकतवर हथियार आपका वोट आपके हाथ में है। आपने एक वक्त था सबसे प्रिय प्रधानमंत्री जो मेरी नजर में थी, इंदिरा जी को, जिसने 10 साल की उम्र में आजादी की लड़ाई लड़ी, जिसने बांग्लादेश को आजाद किया, जिसने अपना आखिरी कतरा खून का इस भारत के लिए दिया, उसको भी अपने वोट से आपने बाहर कर दिया। आपने 2014 में मोदी जी को चुना, जिन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जिन्होंने कहा मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, जिन्होंने कहा 15 लाख रुपए जमा करूंगा तुम्हारे खाते में, जिन्होंने कहा कांग्रेस 450 रुपए में गैस सिलेंडर देती है, मैं 400 में दूंगा, जिन्होंने कहा औरतों के साथ ज्यादती हो रही है, मैं उनकी रक्षा करूंगा, और आपने वोट दे दिए। मगर 2019 में उन्होंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया और पुलवामा के शहीदों के नाम वोट मांगे, उन शहीदों के नाम जिनके लिए सतपाल मलिक साहब कहते हैं कि उनको उनकी लापरवाही की वजह से शहीद होना पड़ा। आपने फिर वोट दिए, और आज 10 साल के बाद मोदी जी न 10 करोड़ नौकरियां, न 15 लाख जमा, न औरतों की सुरक्षा, न किसानों की डबल आयु, न एमएसपी, कुछ भी नहीं। मगर आप कहते हैं 400 पार। ये 400 पार क्यों करना चाहते हैं? आप मेरी बात सुनिए, क्योंकि ये संविधान को बदलना चाहते हैं, आपके हाथ में से आपका वोट छीनना चाहते हैं, ताकि जिस वक्त आप लोग जाग जाओ, आप इनको बाहर करना चाहो, आपके वोट में वो ताकत नहीं रहेगी। हम ऐसे हो जाएंगे जैसे चीन में वो किसी को भी वोट डालते हैं, चुना एक आदमी जाता है, एक जमात चुनी जाती है। जैसे प्यूटन रशिया में चुना जाता है, मोदी जी इस मुल्क को ऐसा ही बनाना चाहते हैं कि आपके वोट को, अगर आपने इस इलेक्शन में सोच समझ के वोट नहीं डाला तो आपके वोट की कोई ताकत नहीं रही। मैं जम्मू कश्मीर से आती हूँ, वहां संविधान खत्म है, चाहे जम्मू हो, कश्मीर हो, लद्दाख हो। आप आते हैं टूरिस्ट बन के, देखते हैं सब ठीक है, कुछ ठीक नहीं है। आप ले चले जाइए, वहां हजारों के लोग सड़कों पे मिलेंगे, मगर कश्मीर में कोई सड़क पे नहीं आता है, अगर आता है उसको जेल में डालते हैं। खुदा के लिए जो हाल हमारा है वो हाल आपका भी हो जाएगा अगर आप इस इलेक्शन में सोच समझ के वोट नहीं डालेंगे, संविधान को बचाने के लिए वोट नहीं डालेंगे, इंडिया अलायंस को सामने लाने के लिए वोट नहीं डालेंगे। राहुल जी की कुर्बानियां, इनके खानदान की, इनकी फैमिली की कुर्बानियां, अगर आप उनको बचाने के लिए वोट नहीं डालेंगे तो आप भी नहीं बचेंगे। मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूं। मुझे बताया गया 5 मिनट में बात खत्म करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मुफ्ती जी। मैं अगली कड़ी में हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री जो थे हेमंत सोरेन जी, उनको झूठे केस में फंसाकर मुख्यमंत्री पद पर रहने के बाद भी उनको जेल में डालने का काम केंद्र के
बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, उनका मैसेज लेके यहाँ पर हमारी बहन कल्पना सोरेन जी वो आई हैं। उनकी पत्नी है ये, वो यहाँ पे उनका संदेश देने आई है। जोहार। आज इस मंच पे इंडिया, जो आप देख सकते हैं, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक पूरा यहाँ समागम है। विभिन्न विभिन्न लोग, विचारों, उम्मीदों, आशाओं के साथ जुड़ा ये हमारा इंडिया है। और यहाँ आए सभी जन सैलाब जो हमारे सामने बैठे हैं, धूप में, जो अब रात हो चुकी है, और इतनी कड़ी मेहनत जो हम लोगों को मिलती है। आज यहाँ मंच पे आसीन जितने मान्यगण हैं वो आपके द्वारा चुने जाते हैं। और सबसे बड़ा धन्यवाद आप लोगों को कि आपका प्यार, आपका स्नेह और आपका आशीर्वाद आने वाले चुनावों में अपने भविष्य को अगर आपको चिंता है तो उसको बदल करके दिखाइए, क्योंकि सामने में जो तानाशाही शक्ति खड़ी है वो आपके अधिकारों और हक का हनन करने के लिए खड़ी है। क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में भी लोगों को खरीदकर यहाँ की सरकार तोड़ी गई, लेकिन झारखंड में हमारे महागठबंधन के सभी विधायकों ने मिलकर उस शक्ति को दिखाया कि जितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना आ जाए, झारखंड की सरकार को हिला नहीं पाई है। चेहरा बदल गया है। चंपई चाचा जी यहाँ बैठे हैं। हेमंत जी के नेतृत्व में पिछले 4 वर्षों से जितनी कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई हैं, जिसमें महिलाओं, बेटियों, बच्चों, बुजुर्गों, दिव्यांग सबके लिए योजनाएं हैं, और आज उसी योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए हमारे वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी चंपई चाचा जी अग्रसर हैं, उसको तेजी से बढ़ा रहे हैं। जिस षड्यंत्र से आज मेरे पति को जेल में डालने का प्रयास किया गया, आने वाले समय में बहुत सारे और भी लोग होने वाले हैं, उनका नाम जुड़ने वाला है। लेकिन मेरी यही दरख्वास्त है सभी पार्टी के लोगों से, सभी गणमान्य लोगों से, सभी जनसैलाबों से जो सामने बैठे हैं, कि आपको लड़ना नहीं, आपको डरना नहीं है। क्योंकि आज झारखंड में एक लाइन बहुत मशहूर हो रही है, झारखंड झुकेगा नहीं। और आज इस शिवाजी पार्क के ऐतिहासिक मैदान से मैं उस तानाशाही शक्ति के खिलाफ ये कह देना चाहती हूं, इंडिया झुकेगा नहीं और इंडिया रुकेगा नहीं। हमारे माननीय राहुल गांधी जी की महीनों की ताकत जो आपसे मिली है, अपना पसीना बहा के उन्होंने किया, आप लोगों को अपने साथ जोड़ करके किया। आज मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करती हूं, क्योंकि उन्होंने मणिपुर की उस धरती को चुना जहां उस समय आग लगी हुई थी। मैं एक आदिवासी वर्ग से आती हूं। उस समय मणिपुर का जो हाल हो रहा था, खासकर महिलाओं के साथ जो हाल हो रहा था, उसकी सूद लेने वाला कोई नहीं था। आज भी वहां की राज्य सरकार मूक है, केंद्र सरकार मूक है, लेकिन हमारे माननीय राहुल गांधी जी का हृदय इतना बड़ा है, उनको वो पीड़ा दिखी और उन्होंने
उस धरती को चुना, जिसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार करती हूं। मेरे ससुर जी शिबू सोरेन जी, उन्होंने भी महाजनों के खिलाफ उस लड़ाई को लड़ा था, और आज हेमंत सोरेन जी भी उसी लड़ाई को लड़ते लड़ते आज जेल के अंदर चले गए। लेकिन हमारे यहाँ की महागठबंधन सरकार, आज उन्होंने दिखा दिया झारखंड पीछे नहीं है। झारखंड का वो कद्दावर नेता जो आज यहां से शक्ति लेके गया था, आज भले वो जेल के पीछे है, लेकिन आने वाला वक्त, आने वाला चुनाव ये दिखा देगा कि झारखंड में अब भाजपा का कमल कभी नहीं खिलेगा। वहां अगर रहेगा तो महागठबंधन की सरकार रहेगी। अंत में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत जोहार है। जय हिंद, जय झारखंड। धन्यवाद कल्पना जी। मैं अगली कड़ी में मेरे ज्येष्ठ नेता और राष्ट्रीय नेता शरद पवार जी से विनती करता हूं, ये वो मार्गदर्शन करें। मिलते हुए जिनका सम्मान और स्वागत करने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए, और जिन्होंने भारत जोड़ो न्याय पूरी की, हिंदुस्तान के बहुत से राज्यों में लाखों लोगों को मिलने का मौका जिनको मिला, राज्य जी का मैं यहाँ स्वागत करने के लिए खड़ा हूँ। कई साथियों देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ आए हैं, अलग अलग राजनैतिक दल के नेता यहाँ हैं, और उनको सम्मान और स्वागत करने के लिए आप यहाँ कई घंटे से मौजूद है। इसके पीछे एक ही बात है कि आज जो मुल्क की अवस्था है, हिंदुस्तान की जो स्थिति है, इसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। कि बदलाव ला सकते हैं हम सब मिलकर, इकट्ठा होकर। जिन लोगों ने देश को अलग अलग आश्वासन देकर फंसाया, इनको दूर करने के लिए जब हमें वोट देने का मौका मिलेगा, उस दिन हमें कदम उठाना होगा। हम लोगों ने देखा कि आज जिन लोगों के हाथ में देश की हुकूमत है, उन्होंने कई एश्योरेंसेस देशवासी को दिए थे, किसानों को दिए थे, मजदूरों को दिए थे, बेरोजगार नौजवानों को दिए थे, महिलाओं को दिए थे, दलितों को दिए थे, आदिवासियों को दिए थे। और हम देखते हैं कि इसमें जो कुछ कमिटमेंट की थी, इसमें कुछ भी उन लोगों ने हमने नहीं किया। और इसलिए जो लोग वायदा करते हैं और पूरा करते नहीं, उनको दूर करने के लिए हम लोगों को मिलकर कदम उठाना होगा। और ये मौका हम लोगों को अगले महीने में मिलेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। ये और कोई आश्वासन आप लोगों को देके, हम पिछले कुछ महीनों से हर दिन टेलीविज़न पर एक झूठी बात सुनते थे, मोदी जी की गारंटी। ये गारंटी चलने वाली गारंटी नहीं, ये गारंटी में सिक्योरिटी नहीं है। और इसलिए गलत गारंटी देकर, गलत आश्वासन देकर उन्होंने एक हम लोगों को अलग रास्ते पर लेने की कोशिश की। एक अच्छी बात होगी कि आज से वो टेलीविज़न पर गारंटी नहीं आएगी, उसको रोकने का काम इलेक्शन कमीशन ने करने का तय किया। इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अन्य राज्यों से देश के अन्य हमारे साथी लोग यहाँ हैं, हम और आप हमेशा बोलते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ
कि इसी शहर में 42 में महात्मा गांधी जी ने छोड़ो हिंदुस्तान का नारा दिया था, छोड़ो हुकूमत का नारा दिया था। आज उसी शहर में हम लोगों ने ये तय करना चाहिए कि छोड़ो भाजपा, भाजपा से मुक्ति, ये करने के लिए आप साथ रहेंगे, इतना भरोसा रखता हूँ। आपसे इजाजत कहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद शरद पवार जी। मैं अगली कड़ी में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जी से विनती करता हूं कि वो मार्गदर्शन करें। माननीय खरगे साहेब, पवार साहेब, राहुल जी, व्यासपीठावरील सर्वच मान्यवर आणि जमलेल्या माझ्या तमाम देशभक्त, देशप्रेमी बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, राहुल जी, तुम्हाला मी खास धन्यवाद देतोय, अभिनंदन करतो, कारण तुम्ही आपल्या भारत जोडो यात्रेची सांगता महाराष्ट्रामध्ये आणि मुंबईमध्ये करत आहात। आणि जसं आता पवार साहेब म्हणाले, हीच ती मुंबई आहे ज्या मुंबईतून महात्मा गांधीजींनी 42 साली इंग्रजांना चले जाओ सांगितलं होतं। आज जी काही हुकुमशाही दिल्लीमध्ये आपल्याला लोकशाही मारण्यासाठी टपलेली आहे, तिला तडीपार करण्यासाठी आपण शिवाजी पार्क निवडलं, त्याच्याबद्दल मी तुम्हाला खास धन्यवाद देतो। खरं पाहिलं तर हा एक फुगा आहे, भाजपा एक फुगा आहे। आणि मला वाईट एका गोष्टीचं वाटतं की या फुग्यामध्ये हवा भरण्याचं काम आम्हीच केलं होतं। संपूर्ण देशात त्यांचे 2 खासदार होते, त्या फुग्यामध्ये आम्ही हवा भरली आणि त्यांच्या आता डोक्यामध्ये हवा गेली। काय त्यांची स्वप्न मला सुद्धा विचारतात, तुमच्या किती सीट्स येतील? त्यांना विचारलं ते म्हणतात 400 पार। काय फर्निचरचं दुकान आहे? काय खुर्च्या बनवताय म्हणजे काय 400 पार म्हणजे काय फर्निचरचं दुकान काढताय? पण ही लढाई तुम्ही पाहिला असाल, आज देशभरातून सगळ्या राज्यातून महत्त्वाचे नेते इथे आलेत आणि आपल्याला असं वाटत असेल की ही परिस्थिती केवळ महाराष्ट्रामध्ये आहे, तसं नाहीये। काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत ही परिस्थिती सगळी सारखीच आहे। ज्या वेळेला मला आठवतंय की आपण पहिल्या प्रथम ही इंडिया आघाडीची बैठक घेतली, तेव्हा मोदीजींनी सांगितलं होतं ही विरोधी पक्षांची बैठक आहे। आम्ही विरोधी आहोत, जरूर आहोत, पण आम्ही विरोधी आहोत ते हुकुमशहाच्या विरुद्ध आहोत। आम्ही हुकुमशाहीशी विरुद्ध आहोत। जेव्हा मोदीजी तुम्ही आमच्या घराणेशाहीवरती आरोप करता, तेव्हा तुमचं घराणं मी प्रकाशजींच्या भाषेत बोलत नाही, पण तुमच्या परिवारामध्ये फक्त तुम्ही आणि तुमची खुर्ची एवढंच तुमचा परिवार आहे, बाकी परिवार आहे कुठे? आणि ही जी आपण लढाई लढतोय ती लोकशाही वाचवण्याची आहे, संविधान वाचवण्याची आहे। ज्या संविधानाबद्दल शिवसेना प्रमुख नेहमी सांगायचे की याची सुरुवात कोर्टापासून करा। कोर्टामध्ये ज्या वेळेला एखादा साक्ष द्यायला येतो किंवा कोर्टामध्ये एखादा काही स्टेटमेंट द्यायला येतो, तेव्हा जो येतो तो त्याच्या धर्मग्रंथावरती हात ठेवून शपथ घेतो, ते बाजूला करा आणि आपल्या देशाची जी घटना आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेली, त्या घटनेवर हात ठेवून शपथ घ्या, हे त्या घटनेचं महत्त्व आहे। आणि यांना 400 पार त्याच्यासाठी पाहिजे, हे आता स्पष्ट झालेलं आहे। कारण त्यांचेच एक मंत्री, मला जर मी विसरलो नसेल तर आनंद कुमार हेगडे, तेच बोललेत की आम्हाला घटना बदलायची आहे म्हणून 400 पार करायचंय। तुम्ही किती जण बातम्या वाचता मला कल्पना नाही, पण काल मी एक लोकसत्तामध्ये बातमी वाचली, रशियामध्ये निवडणुका चालल्यात। पुतिन आणि त्यांच्या विरोधात कोण आहे? कोणीच नाहीये। कारण जे विरोधक होते एक तर तुरुंगात आहेत आणि बहुतेक सगळे देशाबाहेर त्यांनी तडीपार करून टाकलेले आहेत। लढायलाच कोणी नाहीये, पण दाखवतात कसं
मी बाबा लोकशाही मानतो, बघा मी निवडणूक घेतली, मला कोण समोर उभंच नाहीये तर मी काय करू? ही अशी सगळी परिस्थिती पाहिल्यानंतर आज आपल्या समोर एक वेळ येऊन ठेपलेली आहे, जे मी नेहमी सांगतो की देश हाच माझा धर्म, आणि देश वाचला तर आम्ही वाचू. आपली ओळख, व्यक्तीची ओळख ही देश असली पाहिजे. देशाची ओळख ही व्यक्ती होता कामा नये. कोणी किती मोठा असला तरी त्याच्यापेक्षा मोठा माझा देश आहे, माझं भारत सरकार. आणि हे जे आता जाहिरात करतायत मोदी सरकार, म्हणजे तुमच्या डोक्यामध्ये काय माझ्या देशाचं नाव बदलण्याचं स्वप्न आहे? हे माझ्या देशाचं नाव आहे. आणि आजपर्यंत आपण अनेक अनुभव घेतले. असं काही वेळेला वाटत होतं की देशासाठी एक मजबूत सरकार पाहिजे, पण आता आपल्याला अनुभवानंतर कळलंय आपलं युतीचं सरकार होतं, अटलजी पंतप्रधान होते, सगळेच त्याच्यामध्ये होते. एनडीए तेव्हा एक छान असं वातावरण होतं. ममता, समता, जयललिता आपण सगळे एकत्र होतो आणि अटलजीने उत्तम प्रकारे आपलं सरकार चालवलं होतं. त्याही वेळेला देशाची परिस्थिती इंडिया शायनिंग, फील गुड असे दिवस होते. मग नरसिंहरावजी आले, त्यांनी चांगलं सरकार चालवलं. मनमोहनजी आले, त्यांनी चांगलं सरकार चालवलं. आणि आता हे जे आलेत 14 पासून एका पक्षाचं सरकार आहे, 14 नंतर 19, 19 नंतर 24, आणि आता ते सांगतात की विरोधी पक्ष 29 मध्ये अडकलाय. पण मी 2047 ची गोष्ट करतोय. कोणी राज्यकर्ता अमरपट्टा घेऊन येत नाही. आणि या देशाच्या जनतेसमोर हुकुमशाही किती मोठा असला तरी ज्या वेळेला सगळे लोक एकवटतात तेव्हा हुकुमशहाचा अंत होतो. आजच वेळ आलेली आहे. आणि हा शिवछत्रपतींचा महाराष्ट्र आहे. आपला जो इतिहास आहे, आपला इतिहास हा तोडाफोडा आणि राज्य करा असा जर का असेल तर जो आपल्यामध्ये फूट पाडतोय त्याला तोडा फोडा आणि त्याच्या छाताडावरती राज्य करा हे दाखवून देण्याची वेळ आलेली आहे. आणि जसं तेजस्वीजी तुम्ही एक नारा दिला तसा मी पण एक नारा हल्ली देतोय सगळीकडे. कारण ते जे म्हणतात आपकी बार, मी म्हणतो आपकी बार भाजपा. आणि त्याची सुरुवात ही आजपासून झालेली आहे. आणि मला खात्री आहे शिवतीर्थावरून जेव्हा रणशिंग फुंकलं जातं, हातामध्ये मशाल घेऊन रणशिंग आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये फुकायचं आहे. आणि मुंबईतून एखादी गोष्ट जेव्हा बोलली जाते तेव्हा संपूर्ण देश त्या रस्त्यावरून चालतो, त्या वाटेवरून चालतो. म्हणून आपल्या लोकशाही रक्षणाची आजपासून ही लढाई सुरू होते. मी त्या हुकुमशहांना सांगतोय, तुम्हाला असं वाटत असेल की ज्यांना ज्यांना घाबरवून तुम्ही तुमच्या पक्षात घेताय ते म्हणजे देशाची जनता नाही. देशाची जनता ही माझ्या समोर बसलेली आहे आणि आमच्या सोबत आहे. आणि तुम्ही किती अत्याचार करण्याचा प्रयत्न करा, तुम्हाला तोडून मोडून टाकल्याशिवाय राहणार नाही. ही शपथ घेऊन आम्ही मैदानात उतरलेलो आहोत. आणि एकच नारा परत घेऊन अबकी बार भाजपा तडीपार, गावागावात जा आणि या हुकुमशाही राजवटीचा अंत करा, एवढीच एक विनंती करतो आणि आपली रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद उद्धव जी. धारावी के दिल से निकली युवा शक्ति की आवाज टीम विकास एक डांस ग्रुप है जिन्होंने दुनिया भर में धारावी, मुंबई, महाराष्ट्र और इंडिया का नाम रोशन किया है. अमेरिकाज गॉट टैलेंट के विनर्स टीम विकास. ओवर टू यू. कभी मुझे आर्यवत हिंदुस्तान तो कभी